हाँ भाई। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर, डिफ्रैक्शन। लाइट में डिफ्रैक्शन का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला डायग्राम जो आप देख रहे हो ये इंटरफेरेंस का है। तो जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो लाइट सोर्स थे S1 और S2, और बहुत छोटे पॉइंट सोर्स हैं, इनसे हमारी रेज निकल रही हैं। अब ये जो रे हैं ये कोहेरेंसी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं और रे अपने अपने रीजन में फैल रही हैं। फिर क्या हुआ, आपने देखा कि एक ऐसा रीजन यहाँ पर तैयार होना शुरू हो जाता है जहाँ ये दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज होती हैं। क्योंकि ये कोहेरेंसी कंडीशन, मोनोक्रोमेटिसिटी कंडीशन और सेम एम्पलीट्यूड की कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं, तो पर्दे पर आपको यहाँ पर काली चमकीली पट्टियाँ देखें, काली चमकीली पट्टियों का पूरा पैटर्न मिल रहा है। अब अगर हम इस एक्सिस को इंटेंसिटी कहें, इंटेंसिटी, तो आप देखोगे ब्राइट के लिए इंटेंसिटी कम, जीरो के लिए जीरो, फिर ब्राइट के लिए ज़्यादा, फिर जीरो के लिए जीरो, फिर ब्राइट के लिए, फिर जीरो के लिए। तो आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी पैटर्न को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मिल जाता है। और आप देख रहे हो चूँकि हर हिस्से की इंटेंसिटी लगभग बराबर है, तो आपकी जो पैटर्न बनेगा इसकी भी इंटेंसिटी सेम होगी। थोड़ा उसे ड्रॉ करने में थोड़ा छोटा हो गया, बट आप समझ सकते हो इन सभी हिस्सों की इंटेंसिटी जो है वो बराबर है। अब हम फिगर नंबर 2 को देखते हैं। फिगर नंबर 2 में बच्चों देखो, ये हमारा वेव फ्रंट है। वेव आ रही है लेफ़्ट साइड से, रास्ते में हमने एक स्लिट लगा दी है और स्लिट में केवल एक छेद बनाया है, पतला सा छेद है। तो लाइट जैसे यहाँ से गुजरेगी इस तरह से फैलेगी, और फैलने के साथ ही हम क्या देखते हैं, पर्दे पर, सामने जो पर्दा है वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। यहाँ हम देख रहे हैं एक ब्राइट एक स्लिट दिखाई पड़ी, ब्राइट रीजन दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद कंपेरेटिवली कम ब्राइटनेस के रीजन है। यहाँ पे देखो चमक, फिर चमक कम होती जा रही है। तो जैसे ये सबसे ज़्यादा चमकीला हिस्सा है, उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, फिर उससे कम ये है, दोनों तरफ ऐसा है। ये जो पैटर्न है इसी को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, जबकि यहाँ केवल एक स्लिट इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह को हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। अब जरा देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ कंघा है, एक कॉम्ब है, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारी लाइनें बनी हैं। कंघे के जो दांतें होते हैं बहुत सारी स्लिट की तरह से काम कर रही हैं, और सामने हमने एक लेज़र है यहाँ पर। अब लेजर से लाइट जब कंघे से होकर गिरती है तो सामने जो पर्दा होता है वहाँ पर आपको इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये ब्राइट है, फिर कुछ इस तरह के रीजन है, ये देखो ब्राइट है, ये इस तरह से बनते हैं। तो ये किसकी, इस पूरी घटना को हम क्या कह रहे हैं, ये भी डिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। आपने सीडी देखी है, सीडी में इस तरह से आपको रंग दिखाई पड़ते हैं, है ना, सीडी के अंदर आपको इस तरह से रंग दिखाई पड़ते हैं। ये रंग थिन फिल्म या सोप बबल वाले रंग के कारण की वजह से नहीं है कि इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर। ये जो रंग दिख रहे हैं ये आपके डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो सीडी होती है उसकी सरफेस बहुत महीन महीन ग्रूव्स होते हैं, और उन ग्रूव्स पे जब लाइट गिरती है तो वो डिफ्रैक्ट होती है चारों तरफ। तो इस तरह से इस घटना को हम इस तरह के सीडी पे जो रंग दिखाई पड़ते हैं, दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। अब हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि हाउ हाउ विल यू डिफाइन द ग्रेट डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ opaque obstacle या aperture is defined as the diffraction of light। तो प्रकाश वैसे तो हम पढ़ते हैं सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब वो किसी शार्प ऑब्स्टेकल के बगल से गुजरता है, देखो यहाँ पे लिखा है शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल के बगल से गुजरता है या उससे होकर गुजरता है, उससे ओपेक है तो उसको पार नहीं कर रहा, उसके किनारों से टकरा के जब चलता है तो प्रकाश जो होता है अपने रास्ते से मुड़ जाता है। जो अपर्चर से या इससे मुड़ने को, इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखो ये जो पेन है इसकी जो निब है बहुत ही शार्प है, इसको हम और शार्प कर दें, बिल्कुल सुई की नोक की तरह कर दें, और फिर इसके ऊपर लाइट गिराएं और फिर उस लाइट की परछाई देखें किसी दीवार पर, किसी पर्दे पर, तो हम पाएंगे कि इसकी शार्पनेस परछाई में दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि शार्पनेस की वजह से लाइट जो है अपने रास्ते से बेंड हो चुकी है, और बेंड होने की वजह से वो शैडो रीजन जो बनता है उसमें एंटर कर जाती है, और ये जो हमको रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, काली चमकीली पट्टियाँ, यही सब वहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। इस घटना को ये जो ऑब्स्टेकल के साथ इमेज का डिस्टॉर्ट होना है, इस घटना को 1640 में ग्रिमाडी ने देखा था। बाद में और भी लोगों ने इसको स्टडी किया, इसकी मैथमेटिकल थ्योरी वगैरह दी, लेकिन शुरुआत इसकी 1640 में हुई थी। और ये लगभग वही समय था जब न्यूटन भी ऑप्टिक्स में काम करना शुरू कर रहे थे, न्यूटन ने भी इसी बात काम करना शुरू किया था।
अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है शार्प एजेस। सवाल ये है कि कितनी शार्पनेस को हम शार्प कहेंगे। जैसे मेरे लिए अगर मैं कहूँ चाकू, एक तेज तेज धार का चाकू लाओ, तो कितनी तेज धार, कितनी ज़्यादा धार वाले चाकू की हमें आवश्यकता है, तो हमारे काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें मक्खन काटना है तो हमारे लिए एक शार्प एज का मतलब वो अलग होगा, जिससे आपको किसी किसी सख्त चीज़ को काटना है, आपको कोकोनट, आपको पाइनएप्पल काटना है, आपको ऐसा कोई हार्ड मटेरियल है उसको चॉप करना है, तो उसके लिए शार्पनेस है उसकी अलग होनी चाहिए। मक्खन को ब्रेड पे स्प्रेड करना है, उसके लिए शार्पनेस की उस तरह अलग तरह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय शार्प एज। इसको कैसे किसी क्वांटिटेटिव तरीके से नहीं बता सकते हैं। हमें शार्पनेस का मतलब कोई 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 नंबर बता दो, तो कोई कंपैरिजन बता दो, तो हम शार्पनेस को डिफाइन करने का जान जाए। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल, से रास्ते में जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल और जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, इनके इनके डायमेंशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम शार्पनेस को डिफाइन कर सकते हैं। इसे मान लीजिए हमारे पास लाइट है 5000 एंगस्ट्रॉम की, यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की, या कह लें 5, ये 3 जीरो यहाँ हटेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की, या कह लें 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू -3 कर सकते हैं मीटर, और हम इस 10⁻⁻3 को मिलीमीटर कह देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर के, या कह लो 0.0005 मिलीमीटर। तो हमारी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 0.0005 मिलीमीटर। सेंटीमीटर तक रखें, सेंटीमीटर तक रखें थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, या चलो ठीक है, ये हमने कर दिया इस तरह से। अब हमारा एक ऑब्स्टेकल है जो है 5 मिलीमीटर का। 5 मिलीमीटर का मान लो जैसे ये पेन की निब है, ओके, ये आपका पेन है, ये आपके पेन की जो निब है ये 5 मिलीमीटर की है, इसकी इसकी थिकनेस 5 मिलीमीटर होगी लगभग। अब इस पे जब 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट गिरेगी तो जरा अंदाजा लगाओ, ऑब्स्टेकल है 5 मिलीमीटर, लाइट गिर रही है 0.0005 मिलीमीटर, डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना आएगा, 10⁻4 आ जाएगा ना, 1000 ही आ जाएगा। यानी कि जो लाइट गिर रही है उसकी तुलना में ये निब कितनी गुना, 10,000 गुना ज़्यादा थिक है, मोटी है। इसकी इसकी जो डायमेंशन है भले आपके लिए बहुत पतली दिख रही हो, लेकिन 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट के लिए बहुत ज़्यादा थिक, एक एक थिक वैल्यू है इसकी। तो ऐसे केस में डिफ्रैक्शन होगा, हम कहेंगे होगा, बहुत हल्का फुल्का होगा। चलो, आपने क्या किया, इसको और शार्प कर दिया, बिल्कुल पतली सी सुई की नोक जैसा कर दिया। कितना शार्प कर दिया, 0.05, 0.005। अब देखो यहाँ पे ऊपर भी 3 दशमलव है, नीचे भी 3 दशमलव। अब ये 10 अंतर 10 गुने का बचा है। तो जब अब वो सुई जो कि सिर्फ 10 गुना मोटी है आपके ऑब्स्टेकल से, ऐसे केस में जो आपका बनेगा पैटर्न वो थोड़ा डिफ्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई ऑब्स्टेकल ले लिया जो कि 0.005 मिलीमीटर का है और लाइट भी 0.0005 मिलीमीटर गिर रही है, यानी कि दोनों के बीच का ऑर्डर 1 हो गया, लगभग बराबर हो गए। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, अधिकतम डिफ्रैक्शन होगा। जरा देखें यहाँ पर, अगर ऑब्स्टेकल की डायमेंशन लेमडा से बहुत कम है, मतलब ऑब्स्टिकल बहुत महीन से, जैसे आपका वायरस हो गए, वायरस 5,000 एंगस्ट्रॉम से भी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनके केस में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल है, इतने स्मॉल है कि उनसे रिफ्लेक्शन भी वहाँ पर डोमिनेट, मतलब रिफ्लेक्शन भी ठीक से नहीं होगा और डिफ्रैक्शन को भी नहीं देख पाओगे। हालांकि डिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा जो हल्का फुल्का जो भी होगा, तो वो ये रीज जैसे बैक्टीरिया वायरस जो बहुत छोटे वेवलेंथ से। अच्छा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि डी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी उंगली है, उंगली की जो लेंथ है और जो लाइट गिर रही है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, उंगली काफ़ी मोटी है एज कम्पेयर टू 5000 एंगस्ट्रॉम के लाइट के, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो डायमेंशन है, मान लीजिए हमने डी माना है, अगर डायमेंशन जो है वो लेमडा के इक्विवेलेंट है, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगा। तो जब हम ये कहते हैं ना कि शार्प एज, तो शार्प एज का यहाँ हमारा मतलब होता है एक ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ ऑब्स्टेकल का डायमेंशन और वेवलेंथ ऑफ लाइट वो सेम ऑर्डर की हो। कुछ एग्जाम्पल जो आम जीवन में आप और देखते हैं, कभी आपने
अभी बरसात हो रही है, बरसात के दिनों में आप कभी जब इस तरह से बादल हो और रात को चंद्रमा को देखो, तो आपको चंद्रमा में इस तरह के सर्कुलर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा। सर्कुलर स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एक सर्कुलर रेनबो तो खाली बो होता है, एक सर्कुलर फॉर्म होता है। ये भी जो पानी की बूंदें मौजूद हैं इस बादल के अंदर या चंद्रमा के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में हैं, तो जब उनसे लाइट गुजरती है तो जो पानी की बूंदों से डिफ्रैक्ट होती है और उस वजह से ये पैटर्न बनता है। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा जब बादल उठते हैं, धूप होती है और बादल उठते हैं, तो इस तरह से सिल्वर लाइनिंग दिखाई पड़ती है ना, बादलों के किनारे किनारे सिल्वर लाइनिंग दिखाई पड़ती है, इस तरह से लाइट वहाँ से आपको दिखाती हुई निकलती हुई दिख रही होती है, ऐसा इफेक्ट लगता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन। So, presence of silver lines around the cloud and the colored ring around moons नहीं लिखा, moon, are because of the diffraction of the light rays due to the water droplets present in the atmosphere। ये सब उसी की वजह से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि एक लाइट अपने रास्ते से बेंड हो जाती है तो उसको घटना क्या नाम देते हैं? उस घटना को अपना नाम देते हैं रिफ्रैक्शन। उसको हम घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो इट इज़ important to know that light bend from its original path in case of diffraction and refraction। ये हमें मालूम है, डिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड करती है, रिफ्रैक्शन में भी बेंड करती है। बट द मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है, जब मीडियम चेंज होता है और डिपेंड्स करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर। तो क्या हो रहा होता है बच्चों, जैसे मान लो पानी है, स्विमिंग पूल है, तो लाइट आई और स्विमिंग पूल के अंदर चली गई, तो ऊपर तो एयर थी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है मान लो। तो लाइट जब पानी में एंटर कर रही है तो वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.3 में एंटर कर रही है। तो जब वो एंटर करेगी तो वो अपने रास्ते से बेंड करेगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में एंटर करे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस पे उसका डिपेंडेंसी होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही बट मीडियम के चेंज या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज से। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है? द डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ स्लिट या ऑब्स्टेकल, अवरोध जो है, ऑब्स्टेकल एनकाउंटर द इंसिडेंट वेव, सो नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेक प्लेस। तो डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है कि ऑब्स्टेकल से गुजर रही, ऑब्स्टेकल तो ओपेक होगा, अपारदर्शी होगा, लाइट जाएगी, ऑब्स्टेकल के डायमेंशन जो है उसको वहाँ पर इंटरेक्शन होगा और तब वहाँ पर अपने रास्ते से बेंडिंग होगी। सो ये आपको समझना है। बेंडिंग ऑफ लाइट, कई बार कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट तो दिमाग में बैठा है, रिफ्रैक्शन तो वही हम बता देते हैं। दिस इज द केस। अब सवाल ये है कि सर क्या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कोई रिलेशन भी है? हमने कहा क्यों कहा आपने रिलेशन की बात? तो आपने कहा सर फिगर नंबर 1 और 2 को देखिए। फिगर नंबर 1 में तो इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं, फिगर नंबर 2 में भी तो डार्क ब्राइट फ्रिंजें बन रही हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राइट डार्क बन रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और इस तरह से हो रहा है। तो कह रहे हैं कि सर अगर हम एक स्लिट यहाँ भी बंद कर दें तो भी ऐसा ही पैटर्न बन जाएगा। यहाँ हमने 2 कर दिए हैं तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है, इस तरह का। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी के बीच में एक स्लिट और कर दें और वहाँ पर हम इस तरह से ओवरलैप कर दें तो ये वाला स्पेक्ट्रम यहाँ बनना शुरू हो जाए। कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ हद तक आपकी बात सही है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कंप्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट घटनाएं नहीं है। यहाँ तक कि थॉमस यंग ने जब 1801 में जब थॉमस यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय उनके सामने भी यही चैलेंज था कि वो इस बात को कैसे समझाएं कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है। हालांकि इंटरफेरेंस में उसने बहुत ही छोटे पॉइंट सोर्स लिए थे और कोहेरेंसी कंडीशन थी और इस तरह कंडीशन उन्होंने दिखाई थी, जिससे उन्होंने ये बताया था कि दिस इज नॉट द मॉडिफाइड डिफ्रैक्शन, दिस इज अ न्यू फिनोमिना कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये सच में एक चैलेंज था। जो आप अगर सवाल दिमाग में उठ रहा है कि क्या दोनों एक हैं, तो हम ये कहेंगे हाँ उनमें समानताएं हैं, बल्कि एक जनरलाइजेशन है। नंबर ऑफ सोर्सेज जब बढ़ जाते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम डिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। आगे डिफाइन भी ऐसे किया गया था। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है यहाँ पर द डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड बाय द इंटरफेरेंस। बिल्कुल रिलेटेड है आपस में। इन जनरल इन डिफ्रैक्शन वी ऑब्जर्व द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस पैटर्न बट एग्जैक्टली सेम एज इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन में हम डार्क और ब्राइट फ्रिंज पैटर्न पाते हैं, बट
जैसा कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी ये देखा गया था। इन दैट एक्सपेरिमेंट वी कंसीडर ओनली 2 पॉइंट सोर्सेज, बट इन डिफ्रैक्शन वी कंसीडर मैनी लाइट सोर्सेज हुज वेव इंटरफेयर विथ ईच अदर। तो इस तरह से एक हद तक कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि डिफ्रैक्ट इंटरफेरेंस हमने सिर्फ 2 लाइट सोर्सेज के बीच में खोजी थी, जो कि बहुत ही पॉइंट लाइट सोर्सेज थे, कोहेरेंसी कंडीशन फुलफिल कर रहे थे, पास मतलब फेज की एक कॉन्स्टेंसी के साथ वो कर रहे थे। और बट डिफ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन में हम कहते हैं कि बहुत सारे वेव्स होती हैं जो आपस में इंटरफेयर करती हैं, और नंबर ऑफ सोर्सेज को हम एक से ज़्यादा मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि n नंबर ऑफ सोर्सेज है जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये n नंबर ऑफ सोर्सेज कैसे बने, हमने कहा सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल जो है हाइगन का, उससे हम समझा सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1801 में इंटरफेरेंस हुआ, जबकि ये जो डिफ्रैक्शन की बात है ये उससे पहले चल रही थी। 1640 में ग्रिमाडी ने उसको देखा, उसके बाद फिर फ्रॉनहोफर, फ्रेजनल और बहुत सारे लोग आते हैं जो डिफ्रैक्शन को देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन वाज अ वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी, यू कैन से अ वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी थी। और उसके बाद में हमारा इंटरफेरेंस वगैरह के कुछ एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ के हुए थे। तो चलिए थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो 2 तरह के डिफ्रैक्शन के क्लासेस होते हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो 2 टाइप ऑफ डिफ्रैक्शंस होते हैं। एक होता है फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखिए ये मिस्टर फ्रॉनहोफर है पहले वाले, दूसरे हैं फ्रिजनल। दोनों ही अपने समय के बेहद टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ रहे हैं। फ्रॉनहोफर एक जर्मन व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने सन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें ऑब्जर्व की थी, जिसको कि उन्होंने फ्रॉनहोफर लाइनें कहते हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं वो लाइनें, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काफ़ी उसका इंपॉर्टेंस है। फ्रिजनल वाज अनदर वेरी टैलेंटेड पर्सन, जिन्होंने कि उस ज़माने में क्या होता था ना, पहले ज़माने में इस तरह से रिसर्च पेपर्स के पब्लिकेशन का और इस तरह से कम्युनिकेशन का और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का चलन उस तरह से था नहीं। विज्ञान भी उतना ज़्यादा विकसित रूप में हमारे सामने नहीं था। तो कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, पूरी दुनिया में उसको चैलेंज भेजा जाता था, लेटर्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, और लोगों को इस बात के लिए चैलेंज किया जाता था कि भाई ये प्रॉब्लम है, चलो देखते कौन इसकी थ्योरी बना के देता है या कौन इस पे ऐसे लिख के देता है। तो फ्रिजनल जो थे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के कई शायद दो बड़े कंपटीशन जीते थे, और उन कंपटीशन को जीतने दौरान उन्होंने नई थ्योरी प्रपोज की थी। एक बार डिफ्रैक्शन की थ्योरी प्रपोज की, एक बार डबल रिफ्रैक्शन की थ्योरी प्रपोज की, और वो थ्योरी आज भी हम लगभग लगभग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ तो हम कह सकते हैं लगभग लगभग वैसे ही पढ़ते हैं। तो फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर ये दोनों अपने ज़माने के बड़े वैज्ञानिकों की कैटेगरी के लोग थे। तो दोनों लोगों ने 2 नज़रिए रखे। डिफ्रैक्शन घटना एक है, घटना को प्रस्तुत करने के 2 नज़रिए रखें, तो एक नज़रिए, और दोनों ही नज़रिए मैथमेटिकली भी बहुत ही वैलिड है और फिजिकली बहुत वैलिडिटी है उनकी। एक नज़रिया जो होता है उसे कहते हैं फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, और दूसरा कहलाता है फ्रेजनल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल ने जब इंटरफेरेंस को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि फ्रेजनल के इंटरफेरेंस के हिसाब से अगर आप ऑब्स्टेकल, लेंस, ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल और सोर्स, लाइट सोर्स, ऑब्स्टेकल, सोर्स और स्क्रीन, इनके बीच की फाइनाइट दूरी मानेंगे तो वहां पर फ्रिजनल डिफ्रैक्शन होगा। फ्रॉनहोफर ने कहा अगर आप लेंस, सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट मानेंगे तब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा। फ्रिजनल की इस कंडीशन के हिसाब से जो लाइट की वेव फ्रंट होगी वो या तो स्फेरिकल होगी या सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन फ्रॉनहोफर के हिसाब से जो वेव फ्रंट होगी वो हमेशा प्लेन होगी। हम देखते हैं कि फ्रिजनल में लेंस और मिरर ये सब इस्तेमाल नहीं होते, आर नॉट यूज्ड नहीं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सेट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी 2 कॉन्वेक्स लेंस हमेशा यूज करने पड़ते हैं अगर आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को देखते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज इमेज ऑफ द ऑब्स्टेकल अपर्चर, मतलब फ्रिजनल के एक्सपेरिमेंट में जो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न पाते हैं असल में वो ऑब्स्टेकल का पैटर्न होता है। लेकिन जो फ्रॉनहोफर होता है उसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे सामने होता है वो सोर्स का होता है, जिस लाइट सोर्स से निकल रही है। जैसे अगर आपने बल्ब लिया और बल्ब का को अगर हमने उसका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखा तो हमें बल्ब दिखाई पड़ेगा, बल्ब के इर्द गिर्द लाइनें दिखाई पड़ेंगी। या और इसमें क्या होगा, फ्रेजनल में जैसे हमने एक छेद बनाया, कहीं छोटा सा, एक बहुत छोटा सा छेद बनाया, उससे लाइट गुजरी, तो उस छेद से जो लाइट निकल रही उसकी इर्द गिर्द लाइनें दिखाई पड़ेंगी, तो वो उस छेद की प्रॉपर्टी होगी, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उसकी नहीं बल्कि उस ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी होगी।
तो ये कुछ अंतर है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में। आप देखें, अगर हम ग्राफिकली बताएं तो चूंकि अगर आपको मालूम होगा, जैसे एक लाइट सोर्स है, इससे जो है वेव फ्रंट निकलती हैं, तो ये वेव फ्रंट कैसे हो जाती हैं, ये वेव फ्रंट स्फेरिकल होती है, हम थोड़ा बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको दूर करते जाएं, अगर हम इस तरह से दूर होते जाएं, तो ये बड़ा होता जाएगा, इसका हिसाब ये बड़ा होता जाएगा इस तरह से। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप जब बहुत दूर हो जाएंगे तो आपके पास जो वेव फ्रंट टकराएगा, उसका अगर ये पोर्शन देखोगे, इतना पोर्शन जो कि आप यहाँ पे खड़े हो, दूर खड़े हो, तो आप जो पोर्शन देखोगे इट विल बी लाइक अ प्लेन वेव। तो जब हम किसी वेव के साथ किसी सोर्स से बहुत दूर हो जाते हैं, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट टकराता है वो कैसा होता है, प्लेन होता है। लेकिन जब हम उसके पास खड़े होते हैं तो हमें उस वेव फ्रंट का कर्वेचर समझ में आता है, तो स्फेरिकल कहते हैं, सिलेंड्रिकल कहते हैं। तो अगर आपका लाइट सोर्स और ऑब्स्टेकल इतने पास रखे हैं कि वो इस स्फेरिकल वेव स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस फाइनाइट है। ऐसे ही ऑब्स्टेकल से टकरा करके लाइट जब सोर्स स्क्रीन की तरफ जा रही है, तो भी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट मेंटेन है, तो भी फाइनाइट है। लेकिन फ्राउनहोफर में क्या होता है, हम एक लेंस ले लेते हैं, लेंस के फर्स्ट फोकस पे हमने अपना सोर्स रखा है। तो अब आपको मालूम है, अगर फर्स्ट फोकस पे सोर्स रखा है तो लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो क्या करेगा, लाइट को पैरेलल कर देगा। जैसे रे पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल रे किसको बिलोंग करती हैं, प्लेन वेव फ्रंट को। पैरेलल रे जो होती है वो प्लेन वेव फ्रंट को बिलोंग करती है, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर रे पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि उससे जुड़ा हुआ वेव फ्रंट जो होगा वो भी पैरेलल होगा। और अगर रे इस तरह से डाइवर्ज कर रही हैं, तो इनका परपेंडिकुलर आप बनाओगे, तो इनके परपेंडिकुलर आपको इस तरह से कर्वेचर वाला वेव फ्रंट आएगा, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है ऑब्स्टेकल और सोर्स के बीच में, क्योंकि जो लेंस लगाते हुए लेंस क्या करते हैं, वेव रेस को पैरेलल कर देते हैं और हमारा वेव फ्रंट आपका जो है पैरेलल हो जाता है। तो इस तरह से एक आपके सिलेबस में है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जो कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का केस होता है। जरा देखें यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट का। यहाँ आपके पास एक सोर्स है, यहाँ आपके पास एक लेंस है। सोर्स को हमने इसके फर्स्ट फोकस पे रखा है, यहाँ से लाइट गिर रही है। अब ये लाइट अगर आप समझो बच्चों, अगर ये लाइट डिफ्रैक्शन ना होता, तो डिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट आती सीधे इस तरह से इस L2 लेंस से इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे फोकस हो जाती, इस तरह से फोकस हो जाती। लेकिन चूंकि डिफ्रैक्शन होता है, तो एजेस से जो लाइट है वो बेंड हो गई। अब ये लाइट बेंड हुई, कहाँ पहुँच गई, पॉइंट P पर। यहाँ से भी लाइट बेंड हुई, पहुँच गई पॉइंट P पर। तो हमने देखा कि चूंकि एजेस से डिफ्रैक्शन होता है, इस वजह से हमारा इमेज जो है वो पॉइंट P पे बन रहा है। ऐसा नहीं कि जो लाइट बिल्कुल एज के बगल से गुजरी वो तो सीधी चली जाएगी, उसकी वजह से पॉइंट ओ पर लाइट पहुंचेगी। तो लाइट सिर्फ पॉइंट ओ पे नहीं पहुंच रही है, उसके इर्द गिर्द के हिस्सों में भी लाइट बिखर रही है, क्योंकि लाइट जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे भी डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ बेंड होगी, वो नीचे की तरफ बेंड होगी, हर तरफ बेंड होगी। तो लाइट की बेंडिंग यहाँ पर आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगी। तो अब आपने क्या किया, आपके पास इस तरह का सोर्स है, ठीक है, आपके पास इस तरह की स्थिति है कि लाइट है, लेंस L1 से गुजरती है, लाइट जो है लेंस L2 पर से होते हुए, अगर हम डिफ्रैक्शन ना माने तो सेंट्रली पॉइंट O पे जाएगी, और जो कि डिफ्रैक्शन होता है तो P पे जाएगी लेफ्ट में भी। और ऐसे ही आप कह सकते हो लाइट इधर भी बेंड हो जाएगी, यहाँ से ऐसे बेंड होगी, तो लाइट यहाँ P डैश पे भी जा सकती है। हम कोई एक तरफ की दूरी को y ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर हम कहें कि ये जो यहाँ से वेव फ्रंट आया होगा, यहाँ से वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट आया और वेव फ्रंट आके स्लिट पे टकराया। जब वेव फ्रंट स्लिट पे टकराता है तो हाइगन का प्रिंसिपल ये कहता है कि स्लिट में जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बीच में जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हम मान सकते हैं। हम मान लें कि ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हमने ए और बी के बीच में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मान लिए, ए और बी के बीच में हमने बहुत सारे पॉइंट मान लिए। तो जैसे ही ये आपका वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आया, जो ग्रीन लाइंस दिखा रहे वेव फ्रंट आया, तो ए और बी के बीच में जितने पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट कैसे काम करने लगे, सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, इनसे सेकेंडरी सोर्सेज की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने लिखा है हेयर द वेवलेट्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और बी एज अ सेकेंडरी वेव सोर्स। ठीक है, अब देखो द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स इज बी एन। तो जो लाइट, आप जरा समझे यहाँ पर, जरा समझना, देखो आपकी जो लाइट है, एक लाइट ए से टकरा के इधर चली गई, एक लाइट बी से टकरा के इधर चली गई। अब जरा देखो,
ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बी एन वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो बी से चलने वाली लाइट जब पी पहुंचेगी तो लंबी दूरी चलेगी, ए से पहुंचने वाली लाइट जब पी तक पहुंचेगी तो छोटी दूरी पर चलेगी। तो ये वाला जो रास्ता है ये छोटा है और जो दूसरा रास्ता ये मैं बना रहा हूँ ये लंबा है। कितना अंतर है? इस बी एन का अंतर है। तो आपने वही लिखा है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज बी एन। सवाल है बी एन को कैसे निकाला जाए, तो ज़रा देखो ये आपका ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल है बी ए एन ट्राइंगल है, या एन ए बी या बी ए एन जो भी लिखो, बी एन लिखो एन ए बी लिखो, ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला बच्चों लगाओगे तो बी एन बाई ए बी हो जाएगा। लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो बी एन बाई ए बी हो जाएगा। यहाँ से बी एन की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, जहाँ ए जो है हमने स्लिट की विड्थ ले ली है। जो आपने स्लिट ली है, इस स्लिट की जो लंबाई, जो इसकी जो विड्थ है ए से लेके बी तक की दूरी है, इसको हमने ए मान लिया है। अब हमने कहा पॉइंट ए से लेकर के, जैसे आपने कहा ये ए है और ये है बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। लाइट यहाँ से ऐसे मुड़ गई, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है बी एन, ये हमने निकाल लिया। इस पाथ डिफरेंस की वजह से कितना फेज डिफरेंस आएगा, तो फेज डिफरेंस आप निकालोगे डेल्टा फाइव। तो पाथ डिफरेंस कितना आया था बी एन ए साइन थीटा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाई लेमडा बी एन, यानी 2 फाइव बराबर 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। ये क्या आ गया? फेज डिफरेंस। फार्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा पाथ डिफरेंस। अब हम मान लें लेट द डिस्टेंस ए इज इक्वली डिवाइडेड इनटू एन पार्ट्स। अब हम ए से बी तक के बीच की दूरी जो स्मॉल ए है, इसको हम एन हिस्सों में बना हुआ मान ले। हम क्यों ऐसा मान ले? क्योंकि हम हाइगन के सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। एन पार्ट्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव कमिंग आउट ऑफ इट इज ए नॉट। तो अब मान लें कि जितने भी पॉइंट हैं ये सब सेकेंडरी सोर्स की तरह से काम कर रहे हैं और इनसे लाइट वेव बाहर निकल रही है, और हर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? ए नॉट है। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सच सक्सेसिव पॉइंट्स। तो ऐसे कोई एक और दो, कोई दो पॉइंट ले लो, उनके बीच का फेज डिफरेंस कैसे होगा? तो ऐसा है कि जैसे मान लो ए से बी तक के हमने 100 पॉइंट माने, तो ए से बी तक का फेज डिफरेंस अगर मान लो 40 डिग्री है और वहाँ के बीच में 100 पॉइंट है, तो हर पॉइंट, हर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40/100, 40 डिग्री बटे 100। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 40/100 मतलब 0.4 है ना, 40/100, हाँ 0.4 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो आपने उनके बीच का फेज डिफरेंस निकाल लिया। टोटल फेज डिफरेंस जो था 2 पाई ए साइन थीटा, जो कि आपने यहाँ निकाला है, उसको एन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक और थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी, जिसको हम सिर्फ फार्मूले के रूप में लिखेंगे, कि अगर इस केस में हमारे पास एन वेव्स हैं और वो सुपर इम्पोज होती, एन हार्मोनिक वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज होती हैं, तो इन और सबका एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है, तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना फॉर्मूला ए नॉट, चूँकि हर वेव का, हर सेकेंडरी वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट है, साइन एन टाइम d/2, डी इनका दो सक्सेसिव के बीच का फेज डिफरेंस है, एन उनकी संख्या है, तो साइन एन d/2 अपॉन साइन d/2। तो बच्चों इस फार्मूले को आपको याद करना है कि एन हार्मोनिक वेव्स जब आपस सुपर इम्पोज होती हैं, जबकि हर वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट होता है, तो उनकी मिलने से जो टोटल एम्पलीट्यूड बनता है उसका ये फार्मूला ए नॉट साइन एन d/2 साइन d/2। हमारे पास डी की वैल्यू मालूम, हमने रख दिया। अब यहाँ से 2 उसके 2 से कैंसिल हो गया, एन उससे कैंसिल हो गया, ऐसे ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी रख दिया, वहाँ पे केवल 2 कैंसिल हुआ, एन नहीं कैंसिल हुआ। तो अल्टीमेटली आपके पास फार्मूले में क्या बचा? आर बराबर ए नॉट साइन पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा पाई ए साइन थीटा बाई एन लेमडा, चूंकि डिनोमिनेटर में एन कैंसिल नहीं हुआ था, हमने अल्फा को ले लिया, पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा को अल्फा ले लिया। तो आपके पास यही फॉर्मूला कैसे आ गया? ए नॉट साइन अल्फा, और यहाँ पर जो कि एन बचा रह गया तो साइन अल्फा बाई एन। एन को हमने क्या कहा? एन बहुत बड़ा नंबर है, ए से बी के बीच को हमने एन हिस्सों बटा हुआ माना, तो एन एक बड़ा नंबर है, तो अल्फा बाई एन छोटा हो जाएगा। आपको मालूम है कि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा बहुत छोटा हो। फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। ये कैसे निकाला? ये हमने थीटा का जब हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंड कर, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो हमको पता चलता है। तो आर बराबर हो गया ए साइन अल्फा बाई एन। अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू एन पलट जाएगा, साइन अल्फा बाई अल्फा हो गया। मान लो एन टाइम ए नॉट को कैपिटल ए कर दिया, तो आर बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा बाई अल्फा। ये बड़ा यूनिक सा फीचर है जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमारे सामने आता है, ये साइन अल्फा बाई अल्फा। जैसे इंटरफेरेंस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा होता है। कॉस
एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है इंटरफेरेंस का। ऐसे ही साइन अल्फा बाई अल्फा एक सिग्नेचर स्टेप होता है डिफ्रैक्शन का। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, इंटेंसिटी के अंदर साइन का टर्म है, लेकिन साइन के नीचे अल्फा भी है, तो इसको हमें समझना होगा क्या होगा। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे। कैसे निकालेंगे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर ए साइन अल्फा बाई अल्फा। अल्फा को हमने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का हमने सीरीज एक्सपेंशन किया, तो साइन का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है साइन थीटा बराबर थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस थीटा 5 भाई, इस तरह से फॉर्मूला होता था, हमने उस तरह से किया। अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस दिस हो गया। अब देखो अगर अल्फा जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, सही बात है ना, और आपका ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। उस समय आर की वैल्यू ए के बराबर होगी। तो आर की वैल्यू ए से छोटा कौन कर रहा है, ये टर्म घट करके फिर और छोटा टर्म बढ़ करके फिर और छोटा टर्म घट करके इसकी वैल्यू ए से कम कर रहा है। लेकिन अगर ये सारे टर्म जीरो हो जाएं तो आर अपना मैक्सिमम रखेगा। तो जब हम अल्फा बराबर जीरो करते हैं तो आर की मैक्सिमम वैल्यू आती है ए, यानी इसका स्क्वायर कर दोगे, आर मैक्स का स्क्वायर कर दोगे तो आई मैक्स हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अल्फा बराबर जीरो क्या है, अल्फा बराबर जीरो वो स्थिति को बता रहा है जब इंटेंसिटी अधिकतम होती है। तो अल्फा बराबर जीरो, दिस इज बिलोंग्स टू द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस बिलोंग्स टू द कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को बिलोंग कर रहा है। अगला है कंडीशन ऑफ मिनिमा, अगर मैक्सिमा है तो उसके बाद मिनिमा भी होगा। तो मिनिमा के लिए हमने, मिनिमा के लिए क्या है भाई, आर बराबर ए साइन अल्फा बाई अल्फा है। तो अगर ये साइन अल्फा जीरो हो जाए तो आर जीरो हो जाएगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, जीरो इंटेंसिटी। तो आई जीरो करने के लिए हमें साइन अल्फा जीरो करना होगा, कर लीजिए। तो साइन अल्फा जीरो होने के लिए कब होगा, साइन जब एम पाई के बराबर होगा। अब एम की वैल्यू 1 है, पाई 2 पाई 3 पाई, इस पर साइन जीरो होगा। तो अब हमारे पास, अब आप कहोगे सर एम बराबर जीरो पे भी तो होगा। तो हमने कहा एम बराबर जीरो का मतलब होगा कि अल्फा बराबर जीरो होना, और अल्फा बराबर जीरो ऑलरेडी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन हो चुकी है, इसीलिए हम एम की वैल्यू जीरो से ना लेकर के 1 2 3 से लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस एम पाई। अब अल्फा की वैल्यू पाई ए साइन थीटा बाई अल्फा रख दोगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। ये कंडीशन आ गई मिनिमा की। अब कई मिनिमा है, अगर यहाँ जीरो इंटेंसिटी, यहाँ जीरो इंटेंसिटी, तो इसके बीच में क्या होगा, जाहिर सी बात मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमारे पास एक सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा कुछ सेकेंडरी मैक्सिमा की भी स्थिति बन रही है। तो हमने मैक्सिमा कंडीशन रख दी इंटेंसिटी के लिए। मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, आपने इंटेंसिटी के अल्फा के हिसाब से जीरो कर दिया। अल्फा की वैल्यू तो हमें, मतलब अल्फा तो हमारा वेरिएबल है, ए साइन अल्फा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास इंटेंसिटी जो था आर स्क्वायर बराबर इंटेंसिटी बराबर ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ये था, वही हमने रखा। इसको डिफ्रेंशिएट किया, ए स्क्वायर तो बाहर कर दिया। अब यहाँ पर जैसे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे डी बाई डी अल्फा है, यू बाई वी, तो ये हो जाएगा वी डी यू बाई डी अल्फा माइनस यू डी वी बाई डी अल्फा बटे वी का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा, वो हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको करके देखिएगा, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया है। वो सारे फार्मूले किए हमने यहाँ पर। अब देखो जब फार्मूला किया है हमने, तो पहली बात तो अल्फा स्क्वायर को रखा हमने, साइन स्क्वायर अल्फा को डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा को वहीं रखा, अल्फा स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 अल्फा, और अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया अल्फा की पावर 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद एक तो टर्म हमारे पास ये आ गया, दूसरा टर्म ब्रैकेट के अंदर ये आ गया। दो टर्मों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब है तो दोनों जीरो है, दोनों में से कोई एक जीरो है। पहले वाले टर्म को जीरो नहीं मानेंगे, कोई साइन अल्फा बाई अल्फा को जीरो मान लोगे तो इसका मतलब इंटेंसिटी ही जीरो हो गई है, तो मिनिमम कंडीशन हो जाती है ना, मैक्सिमम तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है पहला टर्म तो नॉन जीरो होगा, तो जाहिर सी बात है अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो होगा। तो अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को जीरो रखोगे, थोड़ा सा दाएं बाएं करोगे तो अल्फा टेन अल्फा इक्वेशन आ जाएगी। ये ट्रांसेंडेंट इक्वेशन कहलाती है और इनको सॉल्व करने का ग्राफिकल तरीका है। चलो ऐसा करते हैं कि हम y बराबर अल्फा मान लें और y बराबर टेन अल्फा मान लें, तभी तो आपको y बराबर y मतलब अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा आप लिख सकते हो। अब आपके पास देखो जो ग्रीन कलर की लाइन है ये किसको बिलोंग कर रही है, y इज इक्वल टू अल्फा, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ओरिजिन से होकर जा रही है। और y इज इक्वल टू टेन अल्फा जो होती है वो इस तरह की ब्लू लाइनें हैं जो कि इस तरह से एसिम्प्टोटिक हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, यहाँ 5 पाई बाई 2 है। एक बात देखो, ये जो येलो कलर की लाइन और ये जो स्लैंटिंग वाली, ये वाली y इज इक्वल टू अल्फा की लाइन कहाँ कट कर रही है, ये कट कर रही है बिल्कुल 5
पाई/2 के पास, ये कट कर रही है 3 पाई/2 के पास। अप्रॉक्सीमेटली देखें जहाँ कट कर रही है वही सोल्यूशन होगा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो कर्व के, y बराबर अल्फा, y बराबर tan अल्फा, वही जो रेड डॉट के फॉर्म में से एक रेड डॉट ये बनना है, एक रेड डॉट ये बनना है, ये 3 पाई/2 और 5 पाई/2 के लगभग बना सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू को हम 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2 के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कट कर रहे हैं। यहाँ पर भी कट कर रहे हैं माइनस वैल्यू पर, यहाँ भी कट कर रहे हैं माइनस वैल्यू पर, तो आपने प्लस माइनस रखा। तो इस तरह से ये जो शर्तें अल्फा की जो वैल्यूज़ हैं क्या बिलोंग कर रही हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा को बिलोंग कर रही है। आइए इसका एक डायग्राम देखते हैं। आप देखो ऊपर जो काली पट्टी वाला डायग्राम है ये ओरिजिनल डायग्राम है। आपको सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल चमकदार दिखाई पड़ेगा। उसके बाद फिर एक फर्स्ट मिनिमा है, m बराबर 1 के लिए फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है 3 पाई/2 के लिए आपका ये बनेगा। उसके बाद फिर एक डार्क है m बराबर 2 के लिए। फिर उसके बाद फिर आपके पास एक बहुत हल्का सा ब्राइट है, ये 5 पाई/2 के लिए है। फिर आपके पास फिर डार्क है m बराबर 3 के लिए। फिर आपके पास एक बहुत बहुत हल्का सा है 7 पाई/2 के लिए। ऐसा है लेफ्ट में भी है, ये जो है आपका डार्क है, मिनिमा है, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये आपका सेकंड मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये आपका थर्ड मैक्सिमा है। तो आप देख रहे हो थर्ड मैक्सिमा बिल्कुल हल्का सा ऊपर उठा है, सेकंड मैक्सिमा थोड़ा सा ज़्यादा है, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे हाईएस्ट है, फिर इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ा सा है, सेकंड मैक्सिमा थोड़ा सा, थर्ड मैक्सिमा और कम है, थर्ड मैक्सिमा यहाँ और कम है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मोस्टली जो इंटेंसिटी है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा में। उसके बाद हमारे जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो बहुत तेज़ी से उनकी इंटेंसिटी कम होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वो जो भी कम हो रही है वो हमारे मैथमेटिकल फार्मूले के ही लोकेशन पे हो रही है। 3 पाई/2 पाई पर जो भी कंडीशन हमने मैक्सिमम मिनिमा की निकाली है वहीं पर ही ऐसा आपको होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी 1 है तो आप देखोगे इसकी जीरो थोड़ी ज़्यादा है, फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, सेकंड मैक्सिमा के लिए लगभग जीरो के बराबर, थर्ड मैक्सिमा तो लगभग जीरो हो ही गया ऐसा लगता है। तो बहुत बड़ा अंतर होता है और ये अंतर आपको यहाँ दिखा भी पड़ रहा है। इस थर्ड मैक्सिमा को तो आप देख ही नहीं पा रहे हो, इस रीजन में आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो शायद आपको हल्का सा सफ़ेदी दिखाई पड़े, अदरवाइज फर्स्ट मैक्सिमा ही है जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के बगल में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस तरह से हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है सिंगल स्लिट का वो देख पाते हैं। अगले क्लास में अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंड जो डबल स्लिट है, अगर सिंगल स्लिट से बढ़ के हम डबल स्लिट पे चले जाएं तो हमारे डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या होगा, और अगर डबल स्लिट को और बढ़ा दें n नंबर ऑफ स्लिट कर दें तो क्या होगा। तो उससे हमें ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो कि फ्रॉनहोफर ने एक डिवाइस डेवलप की थी। ठीक है, इतना रखते हैं अभी के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।